तो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक रूल है, डिमांड और सप्लाई, आप सबको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का सप्लाई कांस्टेंट है और डिमांड बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा? कीमतें बढ़ेगी। और ठीक उल्टा, अगर डिमांड घटता जा रहा है तो कीमतें क्या होगी? घटेगी। तो ये जो बेसिक इकोनॉमिक्स का रूल है, ये आपको भी पता है। और बिल्कुल सेम रूल जो है डॉलर पे भी अप्लाई होता है। अब देखो, डॉलर को भी एक वस्तु माने, किसी एक पेन की तरह। अगर अचानक से पेन की मांग बढ़ जाए तो क्या होगा? पेन का कीमत बढ़ेगा। अब डॉलर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय वस्तु है, तो डॉलर का जो सप्लायर है वो एक ही देश है, वो अमेरिका। लेकिन डॉलर की मांग कौन करता है? तो पूरी दुनिया। ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है इंपोर्ट करती है। तो ये एक वस्तु है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वस्तु है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग हमेशा क्या होती है? कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। अब अचानक से अगर हम मान के चलें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग बढ़ गई, तो डॉलर की मांग बढ़ गई और हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि सप्लाई कांस्टेंट है, क्योंकि सप्लायर एक ही देश है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग बढ़ गई, तो डॉलर फिर क्या होगा? महंगा हो जाएगा। तो डॉलर महंगा हो गया। एक उदाहरण समझे, कल $1 की कीमत 60 रुपए थी और आज जो है वो 70 रुपए का हो गया, जिसको आप कहते हो विनिमय दर। विनिमय एक ऐसा दर, ठीक है, जिस दर पे एक करेंसी दूसरे में कन्वर्ट होता है। तो कल $1 60 रुपीज का था, 60 रुपए का था। आज $1 जो है 70 रुपए का हो गया। अब इसी चीज को कई तरीके से हम समझ सकते हैं। अब पहला व्यक्ति कहता है कि डॉलर महंगा हो गया, बिल्कुल सही है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया, ये भी सही है बिल्कुल। तीसरा व्यक्ति कहता है कि रुपये के मुकाबले डॉलर मजबूत हो गया, ये भी सही है। यानी एक ही चीज को कहने का और समझने का कई सारा तरीका है। अब ये बिल्कुल उसी तरह से है, जैसे मान लो, इसको एक लेमन टर्म में समझे। कल $1 60 रुपए का था, आज $1 70 रुपए का हो गया। तो कल एक अमेरिकन को पकड़ने के लिए 60 भारतीयों की जरूरत थी और आज 70 भारतीयों की जरूरत है। तो पहला व्यक्ति कहता है कि लगता है कि हम लोग कमजोर हो गए हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि नहीं, हम लोग कमजोर नहीं हुए हैं, बल्कि वो मजबूत हो गया है, ये भी सही है। तो एक ही चीज को देखने का नजरिया अलग है, लेकिन तुलनात्मक चीज है। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया या डॉलर रुपये के मुकाबले मजबूत हो गया। ठीक उल्टा, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग घटती है तो डॉलर की कीमत क्या होगी? कम जाएगी, यानी डॉलर सस्ता होगा। तो जैसे ही डॉलर सस्ता होगा, जैसे $1 60 रुपए का था और आज जो है $1 50 रुपए का हो गया, यानी डॉलर की कीमत कम हो गई। तो यानी कल $1 को खरीदने के लिए हमें 60 रुपए चाहिए थे, आज सिर्फ 50 यानी 50 रुपए। तो क्या कहेंगे? रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो गया या ये डॉलर जो है रुपये के मुकाबले क्या हो गया? कमजोर हो गया। तो एक ही चीज को देखने का अलग अलग नजरिया है। हम लोग एक साइड को डिस्कस करें, और सबसे मेन चीज कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग कब बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, और इसका जो असर है अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है, खास करके जो भारत की बात करें, उस पर कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो हर एक चीज का दोनों साइड है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम लोग दोनों साइड को डिस्कस करेंगे। मैं एक साइड को लेके चल रहा हूं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग कब बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? तो कारण एक नहीं बल्कि अनेकों हैं, अनेकों हैं। सबसे पहला कारण जो है वो है परफॉर्मेंस ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी। यानी अमेरिकन इकोनॉमी जो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी की उसकी दिशा को तय करता है। तो अमेरिकन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा है? अगर अमेरिकन इकोनॉमी रिकवरी मोड में है, यानी ऊपर जा रहा है, तो उस केस में आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग बढ़ जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? तो इसके लिए आपको आगे थोड़ा उसमें समझाऊंगा। एक कंसेप्ट आपने सुना होगा, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जो हमारे पोर्टफोलियो निवेशक हैं, जो ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं कि चूंकि उनके लिए अमेरिकन इकोनॉमी में जो निवेश है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो दुनिया के, ठीक है, जो शेयर मार्केट हैं, भारत के, यूरोप के, जापान के, वहाँ से अपने पैसे निकाल के कहाँ जाते हैं? अमेरिकन बाजार में। और अमेरिकन बाजार में खास करके जो यूरोप के निवेशक हैं, ये जो पोर्टफोलियो निवेशक होते हैं, ये शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं। ये मैं आगे जब वर्ल्ड इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो एफडीआई सुना होगा और एफपीआई, दोनों को मैं डिस्कस करूंगा। भारत सरकार की जो पॉलिसी रही है वो एफडीआई की पॉलिसी 1991 की है और एफपीआई की जो पॉलिसी है वो 1992 की है। तो खैर, तो उसके बाद क्या होता है कि वैश्वीकरण के दौर में, ठीक है, चूंकि वैश्वीकरण बात करता है फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल,
फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल का जो है मुक्त प्रवाह होगा। तो जैसे ही अमेरिकन इकॉनमी रिकवर करती है, तो जो पोर्टफोलियो निवेशक हैं उनके लिए अमेरिकन बाजार में, शेयर बाजार में निवेश करना बाकी देशों की तुलना में वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो वो फिर क्या करते हैं कि दुनिया के अन्य बाजारों से पैसे निकाल के अमेरिकन बाजार की तरफ जाते हैं। यहाँ पे खास करके जो है समस्या ज़्यादा आती है यूरोप के साथ, क्योंकि यूरोप में आपको पता होगा कि यूरो भी चलता है। तो यूरोप जो पोर्टफोलियो निवेश है, जब यूरोपियन बाजार में निवेश करते हैं तो डॉलर के बदले उनको यूरो से भी काम चल जाता है। लेकिन जब वो अमेरिकन बाजार की तरफ जा रहे हैं, तो यूरोपियन बाजार से जो पैसे निकालेंगे तो यूरो को उनको फिर जो है डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। तो अचानक से क्या होगा, डॉलर की मांग बढ़ जाएगी और डॉलर क्या होगा, महंगा हो जाएगा। तो पहला जो कारण है, जिसपे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको समझने के लिए कम से कम देखिए वर्ल्ड इकोनॉमी 3-4 वीडियो मुझे बनाने पड़ेंगे। तो पहला कारण है कि परफॉर्मेंस ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी, ठीक है। आप सिर्फ तय याद रखें कि अमेरिकन इकोनॉमी अगर ऊपर जा रहा है, रिकवरी मोड में है, ग्रोथ रेट ठीक ठाक है, तो फिर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग बढ़ जाएगी और डॉलर महंगा हो जाएगा, ठीक है। हम उस एग्जाम्पल पे आते हैं जो आपको समझ में आता है या समझ में आएगा। जो दूसरा कारण है वो है कच्चा तेल, ठीक है। कच्चे तेल का कहा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो क्या है, तेल का खेल है। अब जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, जो हमारे गल्फ के देश हैं, आपने पढ़ा होगा इतिहास, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन ऊपर वाले ने उन्हें बहुत बड़ा चीज़ दे दिया और वो था कच्चा तेल। तो कच्चे तेल के बदौलत ये पूरे दुनिया को निर्यात करते हैं और दुनिया के सबसे अमीर देशों में इनका शुमार होता है। ठीक है, ऊपर वाले ने इनको कच्चे तेल का भंडार तो दे दिया, लेकिन इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो आप देखेंगे ये कि वो एक्सप्लोर कर सके, क्योंकि कहीं बहुत ही गहरा होता है। तो जितने भी गल्फ के देश हैं, वहाँ पे एक्सप्लोरेशन का, जो कच्चे तेल को जो एक्सप्लोर करते ज़मीन से निकालते हैं, ये इस काम में सारे मोस्टली अमेरिकन कंपनियाँ लगी हुई हैं। एक चीज़ यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जितने भी गल्फ के देश हैं, जैसे सबकी अपनी-अपनी करेंसी है। जैसे सऊदी अरब का रियाल है, कुवैत का दिनार है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का जो दाम है, उसका जो निर्धारण होता है, वो डॉलर में होता है। क्योंकि जितनी भी तेल कंपनियाँ एक्सप्लोरेशन में लगी हुई हैं, वो आपको देखोगे डॉलर में ही पेमेंट लेती है। तो कच्चे तेल का जो दाम है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वो डॉलर में ही तय होता है और कच्चे तेल का जो दाम है, वो हमेशा बढ़ता और घटता रहता है। अभी आप देखें, कारण एक नहीं बहुत अनेकों हैं, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ भी डिमांड सप्लाई काम करता है। अब जैसे कोविड-19 के केस में आपने देखा कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी रुक सी गई लॉकडाउन के कारण, तो अचानक से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की माँग क्या हो गई, उसमें भारी गिरावट आई, यहाँ तक कि भारत में भी। अब ठीक है, तो कच्चे तेल का दाम जो है, एक समय ऐसा था कि $20 पे भी आ चुका था और कुछ लोग कहते हैं कि नेगेटिव प्राइस हो चुका था। अब ये नेगेटिव प्राइस क्या है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो कच्चे तेल का दाम जो है वो घटता बढ़ता रहता है, फिर से रिकवरी मोड पे है और अभी जो है तकरीबन 40 के आसपास पहुंचा हुआ है। तो कच्चे तेल का जो दाम है हमेशा बढ़ता घटता है। अब भारत की बात करें, भारत आज भी अपने जरूरत का तकरीबन 80 से 85% जो है वो हम आयात करते हैं। कच्चे तेल की मैं बात कर रहा हूँ, मेनली गल्फ के देशों से। और भारत का जो घरेलू उत्पादन है वो मुश्किल से 15 से 20% के बीच में है। भारत के जो तेल के कुएं हैं, ऑयल फील्ड, ये तो बहुत पुराने हो चुके हैं, उनसे उत्पादन निरंतर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। और सरकारें कोशिश कर रही है कि नए तेल कुओं की खोज करें, जिससे कि घरेलू उत्पादन को बढ़ाया जाए और इन सब देशों पे निर्भरता को कम किया जाए और निश्चित रूप से ठीक है, आयात में भी भारी गिरावट होगी। तो तेल एक ऐसा चीज़ है, कच्चा तेल, तो जिसका जो डिमांड है, ठीक है, वो भारत में दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़े या घटे, उससे हमारे डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं संभव है कि कच्चे तेल का दाम अगर बढ़ गया, तो भारत जो है तेल खरीदना कम कर देगा, सवाल ही नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट दिन पर दिन तेल का खपत दिन भारत में क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कंट्री का साइज़ बढ़ता जा रहा है, हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही है और हम जो है ऊर्जा के दूसरे स्रोत को अच्छी तरह से भी प्रमोट करने में देखिए सफल नहीं हुए। नतीजा, भारत आज भी 80 से 85%। अब कच्चे तेल का दाम जब बढ़ता है, थोड़ी सी पहले समझे कि भारत में जो तेल और का जो प्राइसिंग होता है वो कैसे होता है। तो भारत की जो तेल कंपनियां हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से गल्फ के देशों से कच्चा तेल खरीदती हैं और यहाँ में भारत सरकार का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। कच्चे तेल का दाम जब बढ़ेगा तो पेट्रोल डीजल की कीमतें क्या होगी, बढ़ेगी और भारत में महंगाई लाने के लिए
ये अकेला ही पर्याप्त है, खास करके डीजल। कच्चे तेल के दाम के निर्धारण में सरकार का कोई रोल नहीं है। एक समय था कि भारत सरकार क्या करती थी कि सब्सिडी देती थी, दोनों पेट्रोल पे भी और डीजल पे भी। सब्सिडी देने का मकसद क्या था? चूंकि डीजल का खास करके जो महंगाई पे सीधा असर होता था, तो अचानक मान लो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हो गया, तो जो हमारी तेल कंपनियां जो आयात करेंगी, उनके लिए आयात की लागत क्या होगी? वो बढ़ गई। वो क्या करेंगे? वो भी कीमतों को बढ़ाएंगे। नतीजा महंगाई और बढ़ेगी। तो भारत सरकार नहीं चाहती थी कि तेल कंपनियां भी दाम बढ़ाएं। तो ये जो उनको लॉस हुआ है कच्चा तेल का कीमत बढ़ने से, उसको वो कंपेंसेट करते थे सब्सिडी दे करके। सब्सिडी देने का मतलब ये था, मकसद ये था कि तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम को ना बढ़ाएं, जिससे महंगाई पर नियंत्रण हो। लेकिन मनमोहन सिंह जब हमारे प्रधानमंत्री बने, ठीक है, 2004 से तो फिर 2009 में, तो उनके समय में जो है खास करके सेकंड हाफ में सरकार ने तय किया कि सब्सिडी के बढ़ते हुए बोझ को कम किया जाए और कच्चे तेल पे, पेट्रोल डीजल पे जो सरकार जो है कंपनियों को जो सब्सिडी देती थी, उसको धीरे धीरे क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। और अब जो है वर्तमान में स्थिति ये है कि किसी भी तरह का कोई सब्सिडी ना तो केंद्र सरकार देती है, ना राज्य सरकार देती है। हाँ, सरकारें जो है टैक्स जरूर लगाती है। आजकल आपने सुना होगा कि भारत में जो तेल पे जो लगने वाला, खास करके कच्चे तेल को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, उसकी रिफाइनिंग होती है और तब जो है उससे हम पेट्रोल डीजल निकालते हैं। तो वहां पे ठीक है, दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य सरकार भारत में दोनों टैक्स लगाती हैं। तो भारत में जो तेल है उस पर जो लगने वाला टैक्स है वो पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा है। तकरीबन आज की डेट में 70%, 70% के पास टैक्स है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हम लोग इस सब पे नहीं पढ़े, हम लोग मेन पढ़े हैं, ठीक है, डॉलर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम देखो बढ़ गया। ठीक है, अब देखो कैसे सिस्टम काम करता है। इससे क्यों जो है डॉलर की मांग बढ़ेगी, रुपया क्यों कमजोर होगा, जरा उदाहरण देखें। तो पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। हम लोग मान के चले कि कल जो है एक बैरल तेल का दाम था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $30, $30। और आज जो है एक बैरल का दाम जो है बढ़ के हो गया है $40। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बैरल जो होता है मापक होता है, तो एक बैरल जो है इज इक्वल टू 159 लीटर, यानी 159, 159 लीटर एक बैरल के बराबर होता है। तो कच्चे तेल का जो दाम बढ़ा है या घटता है, तो उसके पीछे भारत सरकार का कोई रोल नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून से होता है। तो कच्चे तेल का देखिए एक बैरल का जिसमें 159 लीटर है, कल कितना था दाम? $30 और आज बढ़ के हो गया है $40। अब कच्चा तेल महंगा हो गया, तो क्या इससे आयात में कमी होगी? आंसर है नहीं। कच्चे तेल का दाम बढ़े या घटे, आयात में कमी नहीं होगी। कल भी हम कितना आयात करते थे? एक बैरल। और आज भी हम कितना आयात कर रहे हैं? एक बैरल। लेकिन कल एक बैरल के लिए जो हमारी तेल कंपनियां हैं उनको कितने डॉलर चाहिए होते थे? $30। और आज उनको कितना चाहिए? $40। हम लोग एक विनिमय दर ले लें कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। मान लो एक जो डॉलर है वो है ₹70 का, ठीक है, ऐसे ही लेके चले कि $1 ये विनिमय दर है, इसमें मान लो कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो तेल कंपनियां कल क्या करती थी? एक बैरल इंपोर्ट के लिए वो $30 उनको चाहिए होता था। ये $30 वो आरबीआई से खरीदते थे और हर एक $1 पे वो कितना रुपया जमा करते थे? तो ₹70। तो $30 पे ₹70 के हिसाब से उनके लिए लागत कितना हुआ? रुपये में ₹2100। ये आज जो है कच्चा तेल महंगा हो गया, $40 का हो गया एक बैरल के लिए। तो क्या इससे तेल के आयात में कमी होगी? आंसर है नहीं। तेल तो वो तो नहीं खरीदेंगे। लेकिन आज हमारी तेल कंपनियां आरबीआई से कितने डॉलर की मांग करेंगी? $40। और हर एक $1 पे उनको कितना डिपॉजिट करना होगा? ₹70। तो आज जो है ₹70 के हिसाब से उनके लिए लागत कितना हुआ? 2800। फिर से देखें, ₹28। यानी भारत के रुपए में पहले देखें तो तेल कंपनियों के लिए रुपये में कल जो है इंपोर्ट कॉस्ट था ₹2100 और आज कितना हो गया? ₹2800। यानी कच्चा तेल रुपये एज वेल एज डॉलर में महंगा हो गया। डॉलर में उसका दाम बढ़ा तो रुपये में क्या हुआ? महंगा हो गया। तो उतना ही कच्चा तेल, एक बैरल कच्चा तेल जो हमारी तेल कंपनियां कल उन्होंने खरीदी, तो उनको देना पड़ा कल कितना? 2100। और आज उनके लिए लागत कितना हुआ? 2800। तो उनके लिए कच्चा तेल क्या हो गया? रॉ मटेरियल है। तो कच्चा तेल महंगा हो गया, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं, तो वो क्या करेंगे? भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल का दाम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये कारण तो आपके समझ में आ गया। दूसरा,
जो मेन हमारा है डॉलर की मांग, यहां वाला साइड देखें। हमारी तेल कंपनियों ने कल आरबीआई से कितने डॉलर की मांग की? $30। और आज कितने डॉलर की मांग करी है? $40। उतना ही तेल खरीदने के लिए। तो भारत के भीतर देखें, तो भारत के भीतर देखेंगे कि डॉलर की मांग बढ़ गई, नहीं 30 से 40। यानी कल भारत में तेल कंपनियों के द्वारा जो डॉलर का डिमांड किया गया वो $30 का, और आज कितना हुआ? $40 का। तो भारतीय बाजार में डॉलर की मांग क्या हो गई? बढ़ गई। क्यों? कच्चा तेल महंगा हो गया। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि भारतीय बाजार में डॉलर की मांग बढ़ गई, तो ये जो डॉलर की मांग जो बढ़ी है, सिर्फ भारतीय बाजार में या ठीक है दुनिया के हर एक देश में? तो स्वाभाविक है दुनिया के हर एक देश में, यानी उन सब देशों को छोड़ के जो कच्चे तेल का आयात नहीं करता है। तो न सिर्फ जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का जब दाम बढ़ेगा, तो न सिर्फ भारतीय बाजार में बल्कि दुनिया के जितने भी तेल के आयातक देश हैं वहां पे डॉलर की मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी। यानी ग्लोबल लेवल पे डॉलर की मांग क्या होगी? बढ़ जाएगी। पॉइंट आपके समझ में आ रहा है? फिर से आप समझने की कोशिश करें। कल हमने $30 का डिमांड किया भारतीय बाजार में। कल जो है तेल कंपनियों ने $30 की मांग की आरबीआई से, क्योंकि जब वो आरबीआई से डिमांड करेंगे बदले में रुपये में जमा करेंगे और आरबीआई उनके बिहाफ में पे करेगी। तो कल उन्होंने $30 की मांग की और आज उन्होंने $40 की मांग की, उतना ही तेल खरीदने के लिए, क्योंकि इसमें आप कम कटौती नहीं कर सकते हैं। तो भारतीय बाजार में तेल की मांग, ये डॉलर की मांग क्या होगी? बढ़ गई। तो भारतीय बाजार में जो डॉलर की मांग बढ़ेगी, ठीक है, तो सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जितने भी देश हैं, ठीक है, जो तेल आयात करते हैं वहां पे डॉलर की मांग बढ़ेगी। तो डॉलर की मांग जो है सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया में डॉलर की मांग क्या होगी? बढ़ेगी। डॉलर की मांग जो बढ़ेगी तो डॉलर फिर क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा और रुपया कमजोर हो जाएगा। समझने की कोशिश करें, ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के महंगे होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग क्या होगी? बढ़ गई। तो डॉलर की मांग जो बढ़ेगी तो डॉलर महंगा होगा और रुपया कमजोर हो जाएगा। जो $1 ₹70 का था, कल को हो सकता है $1 जो है वो आपका ₹80 पे पहुंच जाए। तो ये जो है ये दूसरा कारण है डॉलर के महंगे होने के कारण। ठीक उल्टा दे, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग अचानक से घटती है, ठीक है, तो क्या होगा? फिर रुपया मौजूद होगा। अब कच्चे तेल पर अप्लाई करें, उल्टा हम जाए। अगर कल मान लो कच्चे तेल का दाम था $40 और आज कितना है? $30। यानी कच्चे तेल का दाम घट गया। कच्चे तेल के दाम घटने के कारण क्या होगा कि भारत के भीतर तेल कंपनियां जो आरबीआई से डॉलर की मांग करती हैं उसमें काफी कमी आएगी। कल उन्होंने आरबीआई से, ठीक उल्टा प्रोसेस है, कल उन्होंने आरबीआई से कितना डॉलर मांग किया? $40। आज कितना? $30। स्वाभाविक है परचेस कॉस्ट भी कम हो गया। तो भारतीय बाजार में डॉलर की मांग कम होगी और स्वाभाविक है सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डॉलर की मांग क्या होगी? कमी होगी। तो डॉलर क्या होगा? कमजोर होगा। तो ये आपका सेकंड कारण था। पहला कारण आपको मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो डॉलर की मांग है, चूंकि डॉलर अंतर्राष्ट्रीय वस्तु है, बहुत सारे कारण हैं और सारे एक साथ भी काम करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होता है। क्योंकि हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला मैंने सिर्फ ब्रीफली डिस्कस किया, विस्तार में आगे मैं चर्चा करूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग हमेशा बढ़ती घटती रहती है। उसके पीछे पहला कारण है परफॉर्मेंस ऑफ अमेरिकन इकॉनमी। अमेरिकन इकॉनमी कैसा परफॉर्म करी है? अगर अमेरिकन इकॉनमी रिकवरी मोड में है, ऊपर जा रही है, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग बढ़ेगी, डॉलर महंगा होगा, रुपया सस्ता होगा। सेकेंड, ठीक है, कि कच्चा तेल, कच्चे तेल का दाम, ठीक है, और डॉलर के प्राइस में सीधा संबंध है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में वृद्धि होती है तो वहां पे फिर क्या होगा? डॉलर का मांग क्या होगा? बढ़ेगा। डॉलर मजबूत होगा, रुपया कमजोर होगा, जो भी आपको मैंने समझाया, ठीक है। तो रुपये का कमजोर होना, रुपये का कमजोर होना, ठीक उल्टा रुपये का मजबूत होना, किसके तुलना में? डॉलर के तुलना में। तो इसका जो नाम है, ठीक है, ये बेसिकली, ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। तो डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास, ठीक है, डेप्रिसिएशन, और दूसरा है, ठीक है, एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब मूल्यह्रास और एप्रिसिएशन का मतलब हुआ मूल्य वृद्धि। यानी डॉलर के मुकाबले जब रुपया कमजोर होगा दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, और डॉलर के मुकाबले जब रुपया मजबूत होगा तो दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। तो रुपये के कमजोर होने से या मजबूत होने से भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा? ठीक है, इसके दोनों साइड हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन नॉर्मली मैं देखता हूं कि जब आप लोग सोशल मीडिया पे कमेंट करते हो तो सिर्फ एक साइड को देखते हो। हमारा अप्रोच रैशनल होगा, तो हम लोग एक साइड को डिस्कस करेंगे, रुपये का डेप्रिसिएशन, ठीक है। रुपया जब कमजोर होता है डॉलर के मुकाबले तो भारतीय अर्थव्यवस्था पे
असर जो है कहाँ कहाँ होगा। असर जो है हर एक इकॉनमी पे होगा, लेकिन हर एक अर्थव्यवस्था पे एक जैसा असर नहीं होगा। कहा जाता है कि इंडियन इकॉनमी इज मोस्ट वर्ल्डेबल, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो चेंजेस होते हैं उसका जो असर है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पे आम देशों की तुलना में, ठीक है, कहीं ज्यादा होता है। उसके पीछे क्या कारण है? तो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन जो है इसका, रुपये का डॉलर के अगेंस्ट, तो इसके पीछे कारण क्या है? तो स्वाभाविक है, मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। और यहाँ पे ध्यान है, ठीक है, भारत सरकार का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है, आरबीआई कहीं ना कहीं काम करती है। तो सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला साइड हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कि डेप्रिसिएशन ऑफ रुपये, यानी रुपये का कमजोर होना किसके तुलना में? डॉलर की तुलना में। और इसके जितने भी एस्पेक्ट हैं, ठीक है, पॉजिटिव साइड क्या है, नेगेटिव साइड क्या है, एक एक को मैं चर्चा करूंगा, और बहुत छोटे छोटे उदाहरण को लेके, जिसको सुनने के बाद, ठीक है, आपको कभी किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन